हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि संडे को आरएसएम एसएसबी बोर्ड का स्टेनो का रिटन एग्ज़ाम हुआ था। वो जो एग्ज़ाम है और हाई कोर्ट एलडीसी का जो एग्ज़ाम है, उन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। और लोगों ने उस एग्ज़ाम के अंदर स्टेनो में काफ़ी गलतियां की और वो गलतियां कुछ बड़ी गलतियां थी। और वही गलतियां बहुत से लोग आपके एग्ज़ाम में भी करेंगे, लेकिन आपको वो गलतियों को रिपीट नहीं करना है। और जिन लोगों ने अभी जो गलतियाँ की है, आपको उन गलतियों से सीख कर चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करना है, ताकि आप फाइनल सिलेक्शन में अपनी एक सीट को सिक्योर कर सके। और उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो कमेंट आप देख रहे हैं, चाहे ये कमेंट हो, चाहे ये कमेंट हो, या और भी ऐसे बहुत कमेंट्स हैं जो अलग अलग चैनल्स पे अभी देखने को मिल रहे हैं स्टेनो एग्ज़ाम के बाद। ये मैंने किसी चैनल से उठाया, वहाँ से साइंस के टीचर थे। हालांकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी डीपली पढ़ाते हैं, लेकिन जो इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट थी कि पेपर इजी होगा, उन्होंने वो ना ध्यान में रख के दूसरे एग्ज़ाम जैसे पटवारी और में जिस जहाँ पे लेवल काफ़ी डिफ़िकल्ट आता है, उस हिसाब से पढ़ाया। और उसका रिज़ल्ट ये रहा कि लोगों ने हार्ड हार्ड जो चीज़ें थी, कंटेंट थी, उन पर ज़्यादा फोकस किया और इजी चीज़ें को नेगलेक्ट कर दिया। और उसके कारण जिन लोगों ने ज़्यादा मेहनत की थी, वो एग्ज़ाम के बाद में अब उनको रोना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सी चीज़ें देखी मैंने, मेरे फ्रेंड्स के भी मैंने रिव्यू लिए। और जबकि जिन लोगों ने कम पढ़ा, ठीक है, सिर्फ इसी चीज़ों को किया, उनको काफ़ी एडवांटेज मिला है। इनफैक्ट उन्होंने ज़्यादा स्कोर किया है। मैं आपको मेरा ही एग्जांपल दे देता हूँ। मैं जब कोर्ट में था तो मैंने वहाँ पे जाके स्टेनो के बारे में जाना था, और मैं भी स्टेनो की प्रिपरेशन करने लगा था, सीखने लग गया था स्टेनो। तो मुझे भी स्टेनो आती है अच्छी, और ठीक ठाक आती है। और लेकिन लगभग एक साल पहले मैंने ये सब छोड़ दिया। मैंने स्टेनो को प्रिपरेशन गिव अप कर दिया, और मैंने इस चीज़ को पूरी तरह से छोड़ चुका था। ना मैं इसके लिए रिटर्न के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, ना स्टेनो की। जबकि मेरे जो दूसरे साथी हैं जो कोर्ट में लगे हुए हैं अभी, उन्होंने इस एग्ज़ाम को काफ़ी सीरियसली लिया, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। पे हाई ग्रेड था, जो इसका ग्रेड पे है वो तो काफ़ी अच्छा है एलडीसी से कंपेयर करके, 3600 पे ग्रेड का। प्लस आपको बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलते हैं। आप होम टाउन भी आपको पोस्टिंग मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। इस कारण उन्होंने इस पर काफ़ी मेहनत की, कोर्सेज़ भी परचेज़ किए, टेस्ट सीरीज ली, बहुत कुछ किया। लेकिन रीज़न ये रहा कि हर जगह पे सिर्फ जो कंटेंट दिया जाता है वो काफ़ी हार्ड और डिफ़िकल्ट होता है, जिसके कारण उन्होंने इजी चीज़ें छोड़ दी। और रिज़ल्ट ये रहा कि उनका लगभग स्कोर रहा 70% के आसपास। एक मेरा फ्रेंड है, कोर्ट में है, साइंस बैकग्राउंड से, और साइंस का तो आप जैसा आप जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में साइंस का अच्छा खासा वेटेज था। सबसे ज़्यादा वेटेज साइंस का ही था। 150 में से 75 मार्क्स, यानी 50% तो पहले पेपर में सिर्फ साइंस थी। लेकिन उसके बावजूद भी उसके मार्क्स कम बने हैं, और मेरे मार्क्स साइंस में ज़्यादा बने हैं, जबकि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं कॉमर्स से हूँ। और कॉमर्स में भी मैं, आप जानते हैं, मेरे 42% है ग्रेस से, तो ऐसा कोई मैं ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट भी नहीं हूँ। लेकिन मेरे स्कोर अच्छा रहने का रीज़न ये था कि मैं प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। तो मैंने जो चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें जानी थी, और मैं सिर्फ वही मुझे ध्यान थी। पेपर का लेवल वैसा आना था, मुझे पता था। मैंने आपको भी एलडीसी वाले टाइम बोला कि पेपर का लेवल इजी आएगा, और मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी बोला था कि स्टेनो का पेपर इजी आएगा, हार्ड नहीं आएगा। उसके पीछे बहुत वैलिड रीज़न ये है कि जो मैंने स्टेनो सीखी है, तो मुझे पता है कि एक बिगिनर के टाइम या एक एडवांस बंदा भी है, तो उसको स्टेनो सुबह से शाम तक उसको स्टेनो की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। खासकर जहाँ पे यहाँ पे 100 की स्पीड मांग रहे हैं, तो जो बंदा पूरे दिन भर स्टेनो की प्रैक्टिस करेगा, वो ये दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, करंट अफेयर्स और साइंस, ये कैसे कवर करेगा? या तो वो कर ले, या यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे ले। तो ऑब्वियसली जो स्टेनो करते हैं, वो उनमें ज़्यादातर लोगों का
इन सब्जेक्ट्स में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि वो उनका ज़्यादा टाइम स्टेनो की तरफ जाता है। और बोर्ड को स्टेनोग्राफर से मतलब है, वो वहाँ पे आपसे स्टेनो ही लिखवाएंगे। तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम क्लियर करके अगले राउंड में आए। वरना जो अब 80% वाले लोगों को आप बुलाओगे तो उनमें से ज़्यादातर लोगों को स्टेनो आती ही नहीं है, या वो एकदम बिगिनर है। तो वो कहाँ से 100 की स्पीड में वहाँ लिखेंगे। और एक ऑफिस के अंदर कितना क्या रहता है काम, वो भी मैंने देखा है, हमारे स्टेनोग्राफर का मैं देखता था। तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि जो जो बंदे जिनकी स्टेनो की स्पीड अच्छी है वो आगे आए, वो दूसरे राउंड में सेलेक्ट हो, इसलिए उन्होंने पेपर को ईजी रखा। यही बात मैंने अपने फ्रेंड्स को स्टार्ट से समझाया, लेकिन जैसे मैंने आपको भी कहा था कि एलडीसी का एग्ज़ाम कंपेरेटिवली दूसरे एग्ज़ाम से आप कंपेयर करें, जैसे आपने RSMSSB का भी एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था पहले, अब आप उसको और इस एलडीसी को कंपेयर करेंगे तो दोनों का कोई मैच ही नहीं है। हाई कोर्ट का उससे कंपेयर करें तो काफ़ी इजी एग्ज़ाम है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मैं आपको कितनी बार भी कहूँगा, पर आपका मन नहीं मानेगा कि कोई एग्ज़ाम इतना इजी आ सकता है क्या। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, 10-10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। लेकिन ये फैक्ट है, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही लोगों को लेंगे। जहाँ पे वो चाहते हैं कि ऐसे लोग आएँ जो, वो चाहते हैं कि जिन लोगों का मार्क्स कम है, जिन लोगों को चीज़ें इजी हैं। क्योंकि अगर एक बंदा है जिसका जिसको सारे सब कुछ अच्छा है, उसका जीके वीके पोर्शन अच्छा है, ठीक है, तो वो आज वो एग्ज़ाम क्लियर करके कोर्ट में लग जाएगा, थोड़े दिनों बाद वो दूसरा एग्ज़ाम क्रैक कर देगा। कोई RS की तैयारी कर रहा है, कुछ किसी की कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, तो वो तो निकल जाएगा। कोर्ट के पास क्या बचेगा? स्टाफ की कमी से तो वह पहले से ही वो जूझ रहा है। ऐसे में ऐसे लोग और चले जाएंगे तो कोर्ट के पास तो काम है इतना ऑलरेडी, उसमें से स्टाफ भी कम हो जाएगा, सिलेक्शन के बाद लोग चले जाएंगे। तो प्रॉब्लम फिर कोर्ट को होती है। वो भर्ती आपको मालूम है कितने टाइम बाद होती है, तब तक क्या करेंगे? वहाँ के काम में फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ें मैंने भी देखी है वहाँ पे। इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसे लोग आएँ कि मोस्टली ऐसे ही ज़्यादातर लोग सेलेक्ट हुए हमारे, जो दूसरे एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम उन्होंने क्रैक कर दिया तो ठीक है, अब उन्होंने दूसरे एग्ज़ाम के ट्राई किया लेकिन उनसे क्रैक हुआ नहीं, तो वो अभी भी कोर्ट में वहीं हैं, ठीक है, और वहीं काम कर रहे हैं, और ऐसे ही उनको चाहिए। खैर, तो मेरा भी, मैं आपको बता दूं, जैसे मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरी सीरियसनेस मैं आपको इस बात से दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा कि मैं 1 साल से तो बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। दूसरा, मेरा एग्ज़ाम मैं देने गया वो इसलिए था कि जैसा मेरे दोस्त आया था तो मुझे उसे ड्रॉप करने जाना था। उसका एग्ज़ाम सेंटर मेरे एग्ज़ाम सेंटर के पास में था, प्लस मेरे होम होम डिस्ट्रिक्ट में ही मेरा एग्ज़ाम सेंटर था। अगर ये एग्ज़ाम सेंटर मेरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता, कहीं और आता, तो मैं एग्ज़ाम देने बिल्कुल नहीं जाता। मेरा हाई कोर्ट स्टेनो का भी एग्ज़ाम है 6 तारीख को, लेकिन जयपुर में होगा तो कौन जाए जयपुर। लेकिन वही एग्ज़ाम अगर यहाँ होता है तो मैं डेफिनेटली देता। तो ये बता रहा है कि मैं, मेरी सीरियसनेस को दिखा रहा है कि मेरी प्रिपरेशन लेवल कैसा था। उसके बावजूद मैं आपको मेरा स्कोर बताता हूँ कि मेरा स्कोर रहा है, जो मैंने उत्कर्ष की से मैच किया है, मेरे मार्क्स बन रहे हैं 87%। 300 में से लगभग 260 मेरे क्वेश्चंस सही हैं और अराउंड 40 मेरे गलत हैं। ये तब है जब मैंने अपने आप को, मैंने इसके लिए ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि रीज़न ये था कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हिसाब से मैं ग्रीन जोन में था। और जो मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हुए ना, वो भी ऐसे हैं जो काफ़ी इजी थे, जिनको मैंने बहुत बार किया है। जैसे एक एग्जांपल था, एक था कि संप सभा किसने बनाई थी, तो गोविंद गिरी आंसर में उसका कम से कम 20 बार कर चुका हूँ गवर्नमेंट क्वेश्चन में पहले। लेकिन अब मैं कंफ्यूज हो गया था एग्ज़ाम में कि गोविंद गिरी है या मोतीलाल तेजावत, पर हालांकि इवेंचुअली मैंने गोविंद गिरी को ही मार्क किया था, तो मेरा सही है। और इस उत्कर्ष की में भी 3-4 क्वेश्चन हालांकि गलत हैं, वो तो फाइनल आने पर ठीक हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने आपको जो बात कही थी, ये स्टेनो का एग्ज़ाम आप लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल है और एक दूसरा मौका भी है जो आपको भगवान ने दिया, और बार बार मौके नहीं मिलते आपको। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप डिफ़िकल्ट लेवल तक ना जाएं, आप अपने प्रिपरेशन अच्छे लेवल तक ना करें, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आप एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करें।
आपको वो चीज़ करनी चाहिए जिसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। 90% चांसेस है कि पूरा पेपर ईजी आएगा। हाँ, हालांकि उसमें से जीके पोर्शन है वो थोड़ा डिफिकल्ट आएगा। वो डिफिकल्ट इसलिए लगेगा क्योंकि उसमें से जो कुछ टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो हम पढ़ते ही नहीं हैं। और जब अब जैसे कृषि का है, जनसंख्या का कुछ फैक्ट्स हैं या फिर कुछ खनिज के हैं, हम पढ़ते ही नहीं वो, तो वो हमें डिफ़िकल्ट लगने ही लगने हैं। लेकिन अगर आप उनको पढ़ेंगे फिर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतना उन्होंने डीपली नहीं पूछा, उन्होंने ऊपर ऊपर से फैक्ट पूछे हैं जो आपको मालूम होने चाहिए एक नॉर्मल स्टूडेंट को। लेकिन लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप क्या कीजिए, जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था, आप सबसे पहले अपने आप को ग्रीन जोन में ही रखें। जब आपके बेसिक्स और अच्छे से हो जाएं, ये चीज़ें आप अच्छे से कवर कर लें, उसके बाद आप ऑरेंज जोन में जाएं, उसके बाद में आप रेड जोन में जाएं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने आप को ग्रीन जोन में रखें, और इससे भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप मेरी बात पे विश्वास रखें। थोड़ा थोड़ा आप अदर चीज़ें भी कर सकते हैं डेफिनेटली। एक समझदार इंसान वही होता है जो अपने आप को हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रखे। 90% मैंने जैसे कहा कि पेपर इजी आने के चांस है। 10% के, चल किसी बंदे ने बना लिया पेपर, उसके मन में आ गया कि नहीं मैं पेपर बहुत डिफिकल्ट बनाऊंगा, ठीक है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ये तो कैसा होगा वैसा होगा। ऐसा होता तो फिर सब एग्ज़ाम पहले से क्रैक कर देते, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप एक समझदारी से अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। आप 90% के लिए प्रिपरेशन करें कि मैं अपने आप को ग्रीन जोन में रखूँगा। उसके बाद में जब मेरा ये लेवल अच्छे से तैयार हो जाएगा तब मैं धीरे 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 अपना लेवल बढ़ाऊँगा। आप आप क्या, ज़्यादातर सभी लोग ये करते हैं, मैं भी बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ स्टार्ट करता हूँ लेकिन फिर थोड़ा इमोशनल होके हम उस चीज़ के बारे में इतना डीपली पढ़ लेते हैं कि वो उनकी ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के हिसाब से। एग्ज़ाम के हिसाब से वो आपके काम की नहीं है, और ये चीज़ें होती रहती है, हमें पता भी नहीं चलता। ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है। दूसरा ये कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो देखिए आपका सिलेक्शन है ना कोई और नहीं रोकने वाला। आपका कॉम्पिटिटर कोई और दूसरा बंदा नहीं है, वो आप खुद ही हैं। इस एग्ज़ाम में कह रहा हूँ मैं, दूसरे एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहा, पर हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर अगर आपका सिलेक्शन कोई रोक सकता है तो वो आप खुद हैं। और अगर आप इजी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ हार्ड चीज़ों की तरफ जाएंगे ना तो यकीन मानिए आप अपना सिलेक्शन खुद अपने हाथों से रोकेंगे, कोई दूसरा नहीं आने वाला। तो थोड़ा समझदार बने, सिलेक्शन ले। चक्कर ये कि लोग और होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो क्या चीज़ों को काफ़ी हार्ड बना देते हैं कि ऐसा है। अब जैसे यूट्यूब पे भी देख लीजिए, बहुत से चैनल्स पे मिल जाएगा। टेलीग्राम में क्विज़ देखता हूँ मैं, कभी इतने हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं हिस्ट्री के। हिस्ट्री का इतना कुछ आने वाला भी नहीं है आपके एलडीसी एग्ज़ाम में। इसमें उससे ज़्यादा पोर्शन आपका आर्ट एंड कल्चर से आएगा। लेकिन वो ऐसी ऐसी चीज़ें करवा रहे हैं कि जैसे लगे लोगों को, कह रहे हैं हाँ मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत है, फिर वो वहीं लगे रहते हैं। बाद में फिर पेपर ऐसा आएगा। वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पेपर आएगा चिल्लर जैसा, और आप 500 1000 के नोट लेके बैठे होंगे, 2000 वाले, और वहाँ पे आपके पास छुट्टे होंगे नहीं और प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। मेरा स्कोर अपने आप में आपको एक आईना दिखाने वाला है कि जब मैं प्रिपरेशन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस एग्ज़ाम के लिए इतनी ज़रूरत नहीं थी। दूसरा कोई एग्ज़ाम होगा तो डेफ़िनेटली वहाँ पे उस लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सक्सेस तभी मिलती है जब उस एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है और आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है वो दोनों आपस में मैच करें, चाहे वो पेपर ईजी हो चाहे हार्ड हो। तो ये जो लोगों ने कुछ क्राइटेरिया बना रखा है कि इतना हार्ड पेपर करना पड़ेगा, 10-15 लाख लोग फॉर्म आते हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है पीछे से भी, पढ़ाई में या कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। हज़ार तरह के नोट्स, कोचिंग, हालांकि मैं तो कभी ज़िंदगी में कोचिंग की नहीं, ना मैं कभी करता हूँ ना ही करूँगा। मैं तो सेल्फ स्टडी वाला बंदा हूँ, खुद ही गलतियाँ करता हूँ और उससे सीखता हूँ। लेकिन अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स लेना चाहते हैं लें, लेकिन एक चीज़ रखें, सेलेक्टिव रहें, ठीक है, ज़्यादा चीज़ों में उलझे ना। और बाकी तो जब एग्ज़ाम होगा तभी आपको मेरी ये एडवाइस जो मैं आज दे रहा हूँ वो आपको उस वक्त रियलाइज़ होगी इसकी वैल्यू। इसके अलावा एक चीज़ और है,
जो एक गुड न्यूज़ है हाई कोर्ट के लोगों के लिए, जो भी करंटली वहाँ पे भी काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं वर्तमान और भावी आप लोग जो सेलेक्ट होंगे, कि मेरे दोस्त जो भी कोर्ट में काम कर रहा है उसने मुझे मैसेज भेजा था कि हाई कोर्ट ने एक ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए कमेटी बनाई है। क्योंकि सिलेक्शन के बाद आपको भी हो सकता है आपको होम टाउन ना मिले, बाहर काफ़ी दूर जगह आपको पोस्टिंग मिल सकती है, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये काफ़ी इशू आ रहा था, हम लोगों ने भी बहुत फेस किया, मेरे फ्रेंड्स अभी भी फेस कर रहे हैं। ट्रांसफ़र के लिए घर में प्रॉब्लम्स आ जाती है लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। हमारे एक पियोन थे, उनका ट्रांसफ़र हुआ था 27 साल के बाद, ऑलमोस्ट जब उनका रिटायरमेंट होने वाला था। तो अच्छी खबर है कि वो ट्रांसफ़र पॉलिसी को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द आपको भी होम टाउन में ट्रांसफ़र किया जा सके इन केस अगर आप बाहर पोस्टेड होते हैं तो। और एक एडवाइस और जो लोग हैं मैं उनको देना चाहता हूँ कि आप मेरी प्लेलिस्ट को 2-3 बार देखें, थोड़ा थोड़ा कुछ दिनों के गैप के बाद। उससे क्या होगा कि मेरी प्लेलिस्ट में सिर्फ मैंने वही वीडियो दिए हैं जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे, जो चीज़ आपको कोई नहीं बताता, वो कंटेंट आपको वहाँ मिलेगा। और आप उसको जब 2-3 बार अलग अलग बार देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी वाइटल होने वाला है। आप किसी से भी, आप जब किसी से भी आप सजेशन लेते हैं, गाइडेंस ले रहे हैं आप आसपास से, पहले आप ये तो देखिए ना कि आप जिससे ले रहे हैं वो बंदा कौन है, कैसा है। तो अब जिस बंदे ने एग्ज़ाम और क्रैक नहीं किया है, आप उससे एग्ज़ाम ले रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, वो आपको गाइडेंस दे रहा है, तो ऑब्वियसली आपको इतनी हेल्प नहीं मिलेगी। तो खासकर ये जो एग्ज़ाम है उसमें तो ऐसा है कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है। किसी ने हो सकता है पटवारी का, आरएस का क्रैक किया होगा, लेकिन वो इसको अच्छे से गाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग है। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया है, मैं क्रैक कर चुका हूँ। मैंने अपने पहले अटैम्प्ट में क्लियर किया था। मेरे ग्रेजुएशन में भी मार्क्स अच्छे नहीं है, 42% है ग्रेस मार्क। प्राइवेट जॉब के साथ रहते रहते मैंने काम किया था, और यही लगभग टाइम था। अब आपके पास टाइम भी कम है, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। ये वही टाइम है जब मैंने अपनी प्रिपरेशन लगभग स्टार्ट की थी, और मैंने बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए थे, क्योंकि मैं अपने आप को मैंने सिर्फ ग्रीन जोन में ही रखा था। मैंने आपको दिखाया भी था, ग्लिम्स दी थी मैंने आपको अपने पहले वीडियो में नोट्स की, कुछ खास नोट्स है भी नहीं। तो यहाँ से मैंने 91% तक स्कोर किया। आप भी आराम से कर सकते हैं, ऐसा डीमोटिवेटेड ना रहें कि मैं अब करूँ तो क्या होगा, मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, मैं ऐसा हूँ। आराम से सिलेक्शन होगा। मैंने मेरिट से लिए, आप भी मेरिट से लेंगे। तो पॉजिटिव रहें। और ये जो चीज़ें मैंने सिखाई आपको, ये जो जोन वाली बात कर रहा हूँ, ये मैंने अपने कुछ पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। जिनको पता नहीं है वो प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वो समझ जाएंगे। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा ताकि वीडियो का लेंथ वैसे भी बड़ा होता रहता है। और लास्ट में जाते टाइम वही बात, जो बार बार कहना मुझे अच्छा लगता नहीं है, लेकिन हमारी फैमिली अभी छोटी है, तो आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। आप आपके लाइक, कमेंट्स और शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जोड़ें, ताकि जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि और मैं कोशिश करूं कि वीक में ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस ला सकूं। सिर्फ रैंडमली वीडियो बनाना मेरा गोल नहीं है। मैं वो ही बनाऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिले और जो आपको रियली में एग्ज़ाम क्रैक कराए। और मैं चूँकि इतना टेक सेवी बंदा नहीं हूँ, तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है। एक तो एक दो दो दिन भी लग जाते हैं इस वीडियो को बनाने को। जब से मैंने 21 फरवरी से मैंने ये यूट्यूब पे पहला वीडियो डाला, तब से तो मैं इस पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। हालांकि आपके सामने तो वीडियोस काफ़ी कम आते हैं, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट हर कमेंट का रिप्लाई दिया है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको शायद मैंने रिप्लाई नहीं दिया हो। एक दो अगर सामने नहीं आए मेरे पास कमेंट तो बात अलग है। और मैं जानता हूँ यहाँ से एक एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से चीज़ें आपके फेवर में जा सकती है या फिर आपके अगेंस्ट में जा सकती है, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करूँ ताकि आपका सिलेक्शन हो, और हमारे इस चैनल से जो फैमिली है उसमें से ज़्यादा लोग सिलेक्शन लें। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है सिलेक्शन लेना इस एग्ज़ाम में, कंपेयर अगर करूँ मैं दूसरे जॉब से जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे। क्योंकि अभी आप जहाँ पर हैं, पिछली बार मैं भी वहीं था, और मैंने बड़े आराम से
मेरिट से सिलेक्शन लिया और आपका भी बड़े आराम से हो जाएगा, चिंता ना कीजिए आप। और तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू, बाय।